अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Sir, I want to ask that can I present on Friday? यस मैम, श्योर। सर, वैसे ये आपका जो प्रेजेंटेशन डे है वो फ्राइडे ही है या कुछ कोई और नहीं? फ्राइडे ही है मैम। ओके, थैंक यू। सर, कौन सा हमें टॉपिक जो वीक चल रहा है, उस वीक वाइज जो टॉपिक उस वो लेके आई मीन वीक से रिलेटेड टॉपिक प्रेजेंट करूं या फिर कोई भी? अरे लिंक लिस्ट या ये वाला जो टॉपिक है, जो जितने वीक से गुजर चुके हैं ना उनमें से, या इस वीक में से आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं जो लिंक लिस्ट, अरे, रिकर्जन, इन पे डिपेंड करता हो। ओ, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम तो अस्सलाम। आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले तो हम देखेंगे रिकर्जन को, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे शुरू के 2-3 मिनट जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद कल हमारा एक टॉपिक रह गया था मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स वाला, थोड़ा सा उसको देख लेंगे। एंड देन मैं आपको आज थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताऊंगा, रिकर्जन कोड की कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है। और उसके साथ फिर हम एक दो प्रॉब्लम्स टाइम बच के तो कर लेंगे। तो उम्मीद है बचेगा और हम करेंगे ये सारा कुछ आज। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर। यस सर। अच्छा, आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट कोई कल का लेक्चर समराइज कर सकता है थोड़ा सा? कल हमने क्या पढ़ा था? कुछ 2 वर्ड, 2-3 लाइंस में। एनीवन? मैं कर देता हूँ। जी सर, श्योर। पार्टिसिपेंट में से अगर कोई करे तो ज़्यादा बेहतर है। जी सर, सॉरी, आप दोबारा पूछ सकते हैं क्या कहा आपने? मैंने कहा जो कल हमने रिकर्जन वाला टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको कुछ याद है उसमें से कि हमने कल क्या पढ़ा था, तो आप रिवाइज कर सकती 2 सेकंड में। सर, आई कैन ट्राई बिकॉज ओके। जी मैम। ये कल हमने जो रिकर्जन का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से हम कोई प्रोग्राम जो है वो जो है स्टार्ट करते हैं। हम किस तरह से रिकर्सिवली हम किसी भी कोड को हम इसको सॉल्व करते हैं, किसी भी आई मीन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और किस तरह से वो वर्क करता है। और इस तरह से जी सर जी, ये सब हमने देखा था सर। राइट। हमने कल फिर एक एग्जांपल ली थी फैक्टोरियल की, जी कि जी। पहले हमने सबसे पहले तो हमने ये चेक किया था कि रिकर्जन होती क्या है। हमने कहा था कि रिकर्जन में क्या होता है कि जब एक फंक्शन अपने फंक्शन के अंदर ही अपने आप को कॉल कर ले, तो वो रिकर्जन होता है। तो बेसिकली एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास जब आती है, हम उसको छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करके उसी फंक्शन से सॉल्व करवा रहे होते हैं, तो वो हमारे पास रिकर्जन होता है। फिर हमने इसका कंपैरिजन किया था आइट्रेशन के साथ। हमने ये भी कहा था कि जो काम हम लोग आइट्रेशन से कर सकते हैं वो हम रिकर्जन से भी कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। जो काम रिकर्जन से हो सकता है वो आइट्रेशन से भी हो सकता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये थी कि कल हमने एक छोटा सा कोड लिखा था प्रिंट नंबर्स का, कि अगर आपने n से लेके 1 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो उसकी पहली अप्रोच, आइटरेटिव अप्रोच, तो ये है कि हम लोग एक लूप लगा दें उस n तक, और हम लोग माइनस करते जाएं और प्रिंट करते जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 10 से लेके 1 तक प्रिंट करने हैं नंबर्स, हमें n से लेके 1 तक, तो n की वैल्यू अगर 10 है, तो हम लोग एक लूप लगा दें जो कि 1 तक चलेगा और डिक्रीमेंट करता है, स्टार्ट होगा 10 से, और हर लाइन में वो 10 को प्रिंट करेगा, फिर 10-1 इस तरह
डिक्रीमेंट करता जाएगा और 1 तक प्रिंट कर देगा। लेकिन रिकर्सिवली इसको हमने फिर चेक किया था कि हम इसको कैसे करेंगे। तो हम उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर देते थे विथ माइनस ऑपरेटर, तो हम उस आउटपुट तक हम पहुंच जाते थे। सिमिलरली इसी तरह हमने अब फर्क यहाँ पे क्या है, आपने लूप यूज किया और आपने रिकर्जन यूज किया। लूप में क्या हुआ आपके पास, सॉरी रिकर्जन में क्या हुआ, हमने कहा था कि हम हमेशा स्टैक को यूज करते हैं। जब भी एक फंक्शन कॉल होता है वो मेमोरी में एक अपनी स्पेस एलोकेट करता है, तो एक्स्ट्रा स्पेस यूटिलाइज होती है रिकर्जन के अंदर। तो जब भी फंक्शन कॉल होता है मेमोरी के अंदर जाके एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हालांकि लूप में ऐसा नहीं होता, लूप में कांस्टेंट स्पेस है, कहीं पे हम कुछ स्टोर नहीं कर रहे किसी भी वेरिएबल में या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में कुछ भी। तो वहां पे हमारे पास स्पेस का इशू नहीं बनता। रिकर्जन में जो मर्जी हो जाए, हमें स्टैक को यूज करना पड़ता है, स्पेस यूज करनी पड़ती है। तो ये बेसिक डिफरेंस था। हमारे यूज केस पर डिपेंड करता है कौन से केस में क्या चीज फिजिबल है, हम उसको यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने इसका डिफरेंस देखा था कि आइट्रेशन में कैसे काम करते हैं। आइट्रेशन में फिर हमने कि कोड चला के देखा था कि अगर हमने 5273 का सम करना है तो हम पहले एक वेरिएबल बना देते हैं, देन हम बारी बारी उस वेरिएबल के अंदर क्या कहते हैं जो नंबर्स हैं उनको ऐड करते जाते हैं, और एट द एंड हम लोग अपना आंसर रिटर्न कर देते हैं 17 जो कि आता है। तो इसका ये छोटा सा कोड था जिसमें एक वेरिएबल बना और एक लूप लगा, और हमने एंड पे टोटल का जो वेरिएबल है वो रिटर्न कर दिया। इसी तरह अगर हम लोगों ने इसको रिकर्जन से करना है, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा हम पहले अपनी प्रॉब्लम को स्मॉलर बनाएंगे। स्मॉलर किस तरह बनाएंगे, हम लोग इस स्टार्ट स्टेट के अंदर भी खड़े हैं जहाँ पे हमारे पास टोटल सम 0 है, और हमारे पास जो कार्ड्स हैं, हमारे पास फर्स्ट कार्ड मौजूद है जो कि 5 है। तो हमने कहा ठीक है 5 तो हमारे पास आंसर है, लेकिन 273 का ऐड करके क्या आंसर आता है हमें नहीं पता। हमने ये टास्क डेलीगेट कर दिया किसी भी जिनी को। ठीक है, ये टास्क जब डेलीगेट हो गया, हमने कहा इसका इस 273 का जो भी आंसर आएगा हम उसको इस 5 में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो है टोटल आंसर आ जाएगा। इसने यही किया, 273 ने हमें 12 रिटर्न किया, हमने उसको 5 में ऐड किया तो हमारे पास 17 आंसर आ गया, और हमारे पास काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन ये इसने काम कैसे किया, 273 का ये सम कैसे लेकर आया, वो हमें नहीं पता। तो फिर यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग बेस केस और रिकर्सिव केस हैंडल कर रहे होते हैं। कि जिस तरह अगर ये हमारे पास अरे थी, इसका हमने सम करना था, हमने कहा हमें 5 तो पता है, 5 में क्या कहते हैं एक सम है, 273 का नहीं पता। 273 हमने एक नेक्स्ट फंक्शन कॉल की, सेम इसी फंक्शन को, 273 उधर चला गया। फिर 273 वाली जब हमारे पास स्टेट आई, हमने कहा 2 तो हमारे पास है, 7 और 3 का हमें नहीं पता। वो फंक्शन फर्दर डेलीगेट हो गया। फिर हमने कहा 3 डेलीगेट कर देते हैं हम। अब 3 मजीद हमारे पास जो अरे है वो खत्म हो गई है। अब मजीद कोई भी क्या कहते हैं, ये छोटा नहीं हो सकता टास्क, कि हम डिवाइड कर देंगे अपने टास्क को, मजीद ये छोटा नहीं हो सकता। तो हमने कहा जब हमारे पास अरे की लेंथ 0 हो गई है, तो अब 3 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर ऑब्वियसली 3 ही आएगा। तो जब यहाँ से हमारे पास 3 रिटर्न हुआ पिछले फंक्शन को, आपको मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है? यस सर, यस सर। अच्छा, जब इस फंक्शन ने हमें 3 रिटर्न किया, हमने वो पिछले वाले फंक्शन को रिटर्न कर दिया था 3। इस तरह इसने फिर ऐड करके 10 पिछले वाले फंक्शन को रिटर्न किया, 10 में 2 ऐड हुआ तो 12 हो गया। 12 जब इस फंक्शन को गया तो इस स्टेट पे हमारे पास सिर्फ 5 था, तो 12 में जब हमारे पास 5 ऐड हुआ तो हमारे पास 17 आंसर आ गया। तो यही कॉम्पोजिशन और डीकॉम्पोजिशन और कॉम्पोजिशन वाला काम हुआ। पहले हमने डिकम्पोज किया अपने एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क के अंदर। जब बेस केस हमारे पास रीच हो गया, फिर हमने बैक ट्रैक करना शुरू किया। जब हम बैक ट्रैक करते गए स्टार्टिंग स्टेट में दोबारा आ गए, तो हमारे पास आंसर आ गया था। तो यही हुआ था इस कोड के अंदर कि दोबारा से सेम फंक्शन को कॉल गई थी, लेकिन स्मॉलर प्रॉब्लम के साथ, स्मॉलर इनपुट के साथ। पहले 5273 पूरा पूरा जा रहा था, अब सिर्फ 273 उस फंक्शन को गया है। और
लेकिन ये फंक्शन के अंदर भी आपको बेस केस नजर नहीं आ रहा कि रुकना कहाँ पे, ये तो इनफाइनाइटली चलता जाएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बेस कंडीशन ऐड की थी कि जब हमारे अरे खाली हो जाए तो इसका मतलब कोई एलिमेंट उसके अंदर बाकी नहीं रहा, आप जीरो रिटर्न कर दो। बिकॉज जीरो जब उस एलिमेंट में ऐड होगा तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेस केस को देखा, रिकर्सिव केस को देखा कि ये कैसे काम करते हैं। फिर हमने कॉल स्टैक को देखा कि हमारे पास जो मेमोरी के अंदर यूटिलाइजेशन हो रही होती है स्पेस की, वो किस तरह से हो रही होती है। जब एक रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल वन में आप देखें पूरी की पूरी इनपुट अरे हमारी एज इट इज वहाँ पे चली जाती है, क्योंकि हर कॉल के ऊपर जो स्टैक है वो अपने पास एक लोकल वेरिएबल्स को मेंटेन करता है। तो इसलिए हमारे पास जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई होती है। वो इसके जो ये वेरिएबल्स को मेंटेन कर रहा है वो लैदा है, जो ये वेरिएबल्स को मेंटेन करेगा वो लैदा है। ये इस तरह से ये लैदा है, तो इस तरह से कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती बिटवीन सेम कॉल्स। वरना ये क्वेश्चन भी माइंड में आता है, अगर सेम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हो सकता है सेम स्पेस पे जाके रखा जा रहा हो, और वो बार बार अगर इनपुट चेंज हो रही है तो कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस, मेमोरी मेमोरी लोकेशंस के ऊपर जाके डाटा स्टोर हो रहा होता है, क्योंकि जब भी एक फंक्शन कॉल होता है उस टाइम उस फंक्शन के लिए स्पेसिफिकली लोकल वेरिएबल्स जनरेट होते हैं। तो फिर हम लोगों ने अगेन यही किया था कि दोबारा से इस क्या कहते हैं स्टैक के अंदर से जब एम्प्टी हो गया स्टैक, तो एंड पे जब जीरो रिटर्न हो गया तो हमने पॉप करना शुरू कर दिया हर एलिमेंट को। उसके बाद हमारे पास जो है वो आंसर आ गया था। अब इसके बाद फिर हमने एक टेम्पलेट देखा था कि अगर आपने किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को क्रिएट करना है तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो फंक्शन क्रिएट करते हैं, फिर हम लोग उसका बेस केस लिखते हैं, फिर उसका रिकर्सिव केस लिखते हैं, जिसमें हम लोग उसको स्मॉलर पार्ट्स में मजीद जो है वो डिवाइड करते हैं। फिर हमने फैक्टोरियल की एग्जांपल ली थी कि किस तरह से फैक्टोरियल, अगर हमने किसी एक बड़े नंबर का कैलकुलेट करना है या लेस जैसे थ्री का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो हमने इसको स्मॉलर पार्ट में इस तरह डिवाइड किया था कि अगर हमें टू थ्री का फैक्टोरियल क्या होता है, थ्री इंटू टू इंटू वन, ऐसे ही है। तो हमने कहा था अगर हमें थ्री का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हम थ्री को अगर मल्टीप्लाई करते हैं टू के फैक्टोरियल के साथ तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह जब हमने टू का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था, फिर हमने कहा अगर हम लोग टू को मल्टीप्लाई कर दें वन के फैक्टोरियल के साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने किया था, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो हमारे पास प्रॉब्लम स्मॉलर क्या बनती जा रही थी, हम स्मॉलर प्रॉब्लम निकाल कैसे रहे थे। जो भी हमारे पास एन की वैल्यू थी या एक्स की वैल्यू इस केस में, हम उसमें से जस्ट वन माइनस कर रहे थे। अगर हमारे पास जिस तरह देखिए हमने कहा था थ्री का निकालना है तो थ्री माइनस वन, टू का हमने कहा निकालना है। तो स्मॉलर प्रॉब्लम हमारे पास एक्स माइनस वन से निकल रही थी, और एट द एंड कंबाइन करके हम लोग अपने आंसर पर पहुंच गए थे। उसके बाद हमने इसका कोड लिखा था। बेस केस हमने कहा था कि फैक्टोरियल नेगेटिव इंटीजर्स का नहीं होता, तो जब ये एंड पे माइनस करता जाएगा तो एक पॉइंट ये रीच हो जाएगा कि एन की जो वैल्यू है वो थ्री है, तो जब ये माइनस करता जा रहा है तो ये एक टाइम पे जीरो पे पहुंच जाएगा। तो जब जीरो का फैक्टोरियल हमारे पास क्या कहते हैं वन होता है, वो में लास्ट फैक्टोरियल होता है, तो मजीद वो डिवाइड प्रॉब्लम नहीं हो सकती। उस टाइम पे वो फंक्शन रिटर्न कर जाएगा। तो वो रिटर्न जब कर जाएगा तो फिर वो कॉल स्टैक के अंदर अपने पिछले वाले फंक्शन को रिटर्न करेगा वन, फिर वन उससे पिछले वाले फंक्शन को रिटर्न होगा मल्टीप्लाई करके आंसर जो है। तो इस तरह से हमारे पास फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा था। हमने फिर ये चेक किया था कि इनफाइनाइट रिकर्जन को रोकने के लिए क्या हमारे पास मेथड्स हैं पाइथन के अंदर, हमारे पास किस तरह से वो रोकता है। फिर वो तब क्यों अकर होती है हमारे पास इनफाइनाइट रिकर्जन, अगर इनपुट गलत आ जाए या इनपुट ऐसी आ जाए कि जो बेस केस से हैंडल ना हो, तो हमने कहा था कि हम मज़ीद वैलिडेशन इसके ऊपर लगा सकते हैं, इनपुट वैलिडेशन लगा सकते हैं, या फिर हमारे पास जो है वो रिकर्जन एरर थ्रो कर देता है कोई भी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर हमने पावर को चेक किया था कि हम पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम उस तरह से हमने कहा था एक फंक्शन हम लोग लिखेंगे
बेस और एक्सपोनेंट अगर हमें प्रोवाइड कर दी जाए तो हम लोग पावर को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद एक काउंट वॉवल्स की एग्जांपल देखी थी हमने। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक देखना है वो है मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स वाला। अभी तक के लिए जो हम लोगों ने रिकर्सिव कॉल की थी फैक्टोरियल के केस में भी अगर आप देखें तो वो एक सिंगल रिकर्सिव कॉल जा रही थी, ठीक है, फैक्टोरियल x-1 को, कि एक दफ़ा रिकर्सिव कॉल गई, उसने जो भी आंसर रिटर्न किया वो हमारे पास वापस आया और हमने उसको मल्टीप्लाई किया n से और रिटर्न कर दिया। तो लेकिन अब जो हम देखेंगे वो है मल्टीपल रिकर्सिव कॉल। एक फंक्शन के अंदर फंक्शन दो दफ़ा अपने आप को कॉल करेगा। वो किस तरह से होगा? तो वो आज हम देखेंगे फिबोनाची नंबर्स के अंदर। फिबोनाची नंबर्स अगर किसी को नहीं पता क्या होते हैं तो हम पहले थोड़ा सा वो देख लेते हैं। फिबोनाची नंबर्स बेसिकली होते हैं अ, दो नंबर्स हमें दिए गए होते हैं, 0 और 1। हमने फिबोनाची बेसिकली एक सीक्वेंस है, मैथमेटिकल सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट नंबर अगर जनरेट होगा तो वो कैसे होगा? इन दो नंबर्स को ऐड करके होगा। जीरो ओके। प्लस वन 1, ठीक है। वन टू वन, सॉरी, 0+1+1 जी। यस मैम, 0 + 1 1 आ गया। अगला नंबर क्या होगा? 2। तो कैस 2 कैसे आया? ये जीरो 1 प्लस + वन प्लस 1 1 + 1 बिल्कुल। 2 आया, लेकिन ये 2 कैसे आया? हमने जो एक लास्ट एलिमेंट था उसको और जो सेकंड लास्ट एलिमेंट था उसको जब हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास 2 आ गया। वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताएं आगे क्या आएगा। अ, जी मैम मरियम। सर मुझे ये जानना था कि पहले ये बताएंगे आप कि असल में फिबोनाची कहते किसे हैं? जी मैम, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि फिबोनाची एक मैथमेटिकल सीक्वेंस है जो कि अच्छा। इस मैथमेटिकल सीक्वेंस है। वो इस तरह से डिराइव होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं। इसका डिराइव इस सीक्वेंस नहीं होते जिस तरह हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस है और बाकी और सीक्वेंस है ज्योमेट्री में। इस तरह से बस एक नंबर्स का सीक्वेंस है, इनकी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ये जनरेट हो रहे होते हैं। तो वो कैसे जनरेट हो रहे हैं हम वो देख रहे थे। सर, इसमें मैं एक चीज ओके। ऐड करूं जी कि मैम। फिबोनाची के अंदर ना, ये एक्चुअली ये नेचर से इन्होंने सीक्वेंस फाइंड आउट किया है कि हमारे पास जो डिफरेंट चीजें होती है ना, अगर हम किसी भी चीज में देखें तो हर चीज में हमें ये फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो नजर आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी लीफ में किसी फ्लावर के अंदर उसके पेटल्स का सीक्वेंस देखें, उसमें भी यही सीक्वेंस अप्लाई होता है। अगर किसी ट्री के अंदर उसके लीफ की जो टहनियां हैं उसका रेशो निकालते जाएं, उसमें भी ये सीक्वेंस यूज होता है। तो ये सीक्वेंस जो है ना, एक्चुअली उन्होंने नेचर से डिराइव करा है और उसको फिर उन्होंने फिबोनाची सीक्वेंस का नाम दिया है, फिबोनाची नंबर्स। राइट। थैंक यू, वेरी राइट। थैंक यू मिस, थैंक यू सर। यानी कि जो स्पाइरल शेप जो ये क्रिएट करता है बाद में, ऐसे ही मैम। जी जी सर। मैं राइट। थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी कि मैम इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से आपने पेटल्स का नाम लिया, फ्लावर के पेटल्स में जिस 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 प्रोपोर्शन से या जिस सीक्वेंस से वो एक फ्लावर में लगे होते हैं, तो एक फिबोनाची सीक्वेंस को वो उसके कॉन्सेप्ट को उभारते हैं। राइट। जी जी और इसी जी जी। तरह से जिस तरह से फ्रूट में जिस तरह से पाइनएप्पल की पिक्चर थी, उसमें जो एक हम्म, जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो उस जी फ्रूट के एग्जैक्टली। उस ब्यूटी को उभारते हैं। तो आई मीन नेचर से ये एग्जाम्पल दी गई है। ओके, जी थैंक यू सो एक्चुअली, मच। बल्कि ये एक्सट्रैक्ट ही नेचर से किए हैं कि नेचर में जो हर चीज कैसे अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में रखी है, और जब उन्होंने उसको स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि इन सीक्वेंस के पीछे ये फिबोनाची सीक्वेंस है, जिसकी वजह से हर चीज इतनी बैलेंस्ड नजर आती है हमें। वेरी गुड, अब समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। और इसके अंदर होता भी यही है कि अगर आप किसी भी दो फिबोनाची नंबर्स को पकड़ के डिवाइड करें ना, फॉर एग्जांपल 13 को 8 से डिवाइड करेंगे, 21 को 13 से, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि सेम आंसर आता है। तो वहां से हम इसको करके देख लेते हैं। जिस तरह अगर हम लोग 21 को डिवाइड करें 13 से, ये दो फिबोनाची नंबर्स हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 1.6, ठीक है। ये हमने दो नंबर्स को
डिवाइड किया, आपने ये नंबर याद रखना है 1.6। फिर अगर हम लोग 34 को पकड़ के 21 से डिवाइड करें, हाँ सॉरी 21, तो मेरे पास फिर 1.6 आंसर आ रहा है। इस तरह से आप किसी भी फिबोनाची सीक्वेंस के दो नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास सेम आंसर आता है। और इस 1.6 के फिगर को गोल्डन रेशो भी कहा जाता है। अगर आप ऑब्जर्व, जिस तरह आपने कहा नेचर में, पेटल्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, आर्ट में या किसी भी जगह पे जो रेशोज फिक्स की जाती हैं वो इस रेशो के गिर्द फिक्स की जाती हैं। वेब लेआउट्स अगर आपने देखे हो, अ, मेरे पास अगर मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं यहाँ पे, ये आउट ऑफ द टॉपिक चीज आ रही है लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिबोनाची, जिस तरह से अब ये है, ये आपको जो फिबोनाची सीक्वेंस है वो यहाँ से डिराइव हुआ था, जैसे नेचर से। अब इसकी पिक्सेल्स कितने हमने रखने हैं, कितने लेफ्ट साइड में रखने हैं, कितने राइट साइड में रखने हैं, तो ये भी हमारे पास जो है ये फिबोनाची सीक्वेंस से डिराइव हुआ था। जिस तरह से कि आपको बॉक्स नजर आ रही है, देखें लेफ्ट साइड पे हमारे पास इतना एक बॉक्स है और राइट साइड पे इतना एक बॉक्स है। सिमिलरली आपने ये भी देखा होगा, यहाँ पे भी सेम डिजाइन है इसका। तो वेबसाइट्स में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, यूआई यूएक्स में भी यूज करते हैं, ताकि हमारे पास जो पिक्चर्स हैं वो विजुअली अपीलिंग लगे। बिकॉज नेचर से लिया गया है तो उसको फिर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया अपनी हर जगह पे। एक मिनट, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा, हम लोग इसको ड्राइव कर रहे थे। अगला नंबर आप बता सकते हो कोई आप में? यस, जी सर, 2 थ्री प्लस होगा, 1 2 3 प्लस। हो। 3 आया। 3 वही सेम इस तरह है, हमने लास्ट एलिमेंट और सेकंड लास्ट एलिमेंट को ऐड किया तो हमारे पास 3 आ गया। यस, अब 3 3 पे हम प्लस लोग 2 5, खड़े हैं, 5 आ गया। आगे 8 8 आ आ गया। जाएगा, 13 आ जाएगा, यस, 21 आ जाएगा। ये सो ऑन चलता रहेगा, ये यस, कभी रुकेगा नहीं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से ये लिया कि अगर हम कोई भी नंबर है उसका नेक्स्ट एलिमेंट अगर हमने ड्राइव करना है तो उससे एक पिछला और एक उससे पिछला, यानी लास्ट और सेकंड लास्ट दो नंबर्स को ऐड कर दें तो हमारे पास सीक्वेंस में नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक वैल्यू नंबर है n, अगर मैं उसमें से, अगर हमारा फिबोनाची सीक्वेंस गिवन है तो मैं n-1 को और n-2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं हम। जी सर। यानी कि अगर जी जी फिबोनाची सही। एफ ऑफ जी एन, सर। हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ से हम लोगों ने ड्राइव किया है कि एफ ऑफ एन अगर हमने फाइंड करना है तो हम लोग एफ ऑफ n-1 को फाइंड आउट कर लें और एफ ऑफ n-2 को फाइंड आउट कर लें फाइन आउट। और उन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट निकल आएगा। तो इसी तरीके से ये हमारे पास जो है वो नंबर्स मैथमेटिकली इस तरह से डिराइव हुए हैं। तो सर सर इसका इस इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर का ऐड जो है जो एडिंग रिजल्ट जो है वो सेम नहीं होगा तो वो फिबोनाची नंबर्स नहीं होंगे, राइट? यस, बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर 21 का हमने निकालना है, दो नंबर्स को यहाँ से ऐड करके 21 नहीं आता हमारे पास, तो फिर वो फिबोनाची नंबर नहीं होगा। यू आर राइट, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये हमें शुरू में पता होता है कि एफ ऑफ जीरो जो है, फिबोनाची ऑफ जीरो वो जीरो है, एफ फिबोनाची ऑफ वन जो है वो वन है। तो हमने इस इक्वेशन के थ्रू किसी भी क्या कहते हैं नंबर का फिबोनाची सीक्वेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर रिकर्सिव कॉल्स हम लोग किस तरह से करते हैं, वो दो रिकर्सिव कॉल्स हम लोग करते हैं, इसीलिए फिबोनाची नंबर्स को हम लोगों ने मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स के टॉपिक में डिस्कस किया है कि हमें दो नंबर्स चाहिए नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए, हमें दो फिबोनाची नंबर्स का पता होना चाहिए। इसीलिए एक फंक्शन के अंदर हम लोग
तो फिबोनाची फंक्शन को कॉल करते हैं। जी मैम। सर ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये जो भी एफ n-1 n-2 के आगे जो n greater than 1 है, तो इसका क्या मतलब है? मैम इसका मतलब ये है कि जो n हमारे पास है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बिकॉज 1 को ऑलरेडी हमें फिबोनाची पता है वो 1 है। तो अगर अच्छा। हमारे पास 1 का फिबोनाची फाइंड आउट करने के लिए आएगा तो हम सिंपल उसी को रिटर्न कर देंगे। ये देखें। ओ, तो इसलिए बस ये इक्वेशन जो मैथमेटिकल इक्वेशन हमें गिवन होती थी उसमें साथ में बस n की वैल्यू हमें एज अ कंडीशन गिवन है कि n जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब ये 1 ही वाली होना इक्वेशन चाहिए। काम करेगी। वरना तो ठीक हम है। सिंपली रिटर्न कर देंगे कि उसका 1 का जो फिबोनाची है वो 1 है। तो अब इसमें रिकर्सिवली इसको किस तरह कॉल कर रहे होते हैं, रिकर्सिवली चीज़ों का ट्रैक रखना बहुत मुश्किल होता है विजुअली, कि एक फंक्शन कॉल उसके अंदर दूसरी फंक्शन कॉल। वो चले एक सिंपल लेवल पे तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन अब एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल रिकर्सिव कॉल जा रही हैं, दो दो दफा जा रही हैं, उसके लिए फिर रिकर्सिव ट्री जनरेट होता है। तो इसके अंदर अब हम लोग रिकर्सिव ट्री को देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर फिबोनाची ऑफ 5 फाइंड आउट करना है, हमने हमने कहा था कि हम लोग लास्ट और सेकंड लास्ट का अगर फिबोनाची फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास 5 का फिबोनाची आ जाएगा। अब 5 का अगर हमने करना है तो 4 और 3 का अगर हमें पता चल जाए, हम इनको ऐड कर लें, तो क्या हमें फिबोनाची 5 पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। तो सेम इस तरीके से हम नेक्स्ट लेवल पे आके तो 4 का फाइंड आउट करना है, तो हम उसको मजीद n-1 3 n-2 यानी कि 4-2 मजीद डिवाइड कर दिया हमने। बड़ी प्रॉब्लम थी उसको छोटी प्रॉब्लम्स में हम लोग डिवाइड करते जा रहे हैं। तो मैम कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज है। नो सर, मिस्टेक। ओके। तो ये इस तरीके से हमारे पास रिकर्सिव ट्री जो है वो जनरेट हो जाता है। और कहाँ तक डिवाइड करना है उसने, जब तक ये 1 और 0 नहीं हो जाता, बिकॉज 1 और 0 हमारे पास बेस केस है। हमें उसका ऑलरेडी पता है कि फिबोनाची ऑफ 0 0 है और 1 1 है। इस तरीके से हम लोग ये पूरा का पूरा एक ट्री जनरेट कर लेते हैं। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ये चीज़ें काफ़ी रिपीट भी हो रही हैं। जैसे अगर 3 का इधर फाइंड आउट हो रहा है, 3 का इधर भी फाइंड आउट हो रहा है। तो लेकिन ये पूरा ट्री हम लोग जो है वो जनरेट कर लेते हैं। अब इसका ट्री पूरा जब जनरेट हो गया तो 0+1 हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फिबोनाची ऑफ 2 जो है वो 1 हो गया। फिबोनाची ऑफ 1 हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें वो ऑलरेडी पता है, वो 1 है। ठीक है। अब 1 ये वाला और 1 ये वाला, इन दोनों को ऐड करें तो 2 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पिछले फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा, यानी फिबोनाची ऑफ 3 जो है वो 2 है। अब यहाँ पे 2 आ गया। अब इसके राइट साइड पे देखें, फिबोनाची ऑफ 2 1 और 0 को ऐड करने से आएगा, तो वो हमारे पास 1 है। तो 1 लिख दिया। अब इस लेवल के ऊपर हमारे पास जो है वो 2 और 1 है। 2+1 3। तो फिबोनाची ऑफ 4 जो हमारे पास है वो 3 आया। हमारी जो रूट की लेफ्ट साइड है वो हमने कवर कर ली है, और हमारे पास जो आंसर आया वो 3 आया। ठीक है। अब हम राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे अगेन 1 और 0 को अगर हम लोग ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा। और इसी तरह अगर हम लोग 1 का हमें ऑलरेडी पता है 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 कर देते हैं। 1+1 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 रिटर्न हो जाएगा। अब इस लेवल के ऊपर आप देखें, राइट साइड पे हमारे पास 2 आंसर आया और लेफ्ट साइड पे 3 आंसर आया। तो 3 +2 इक्वल्स 5। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया, फिबोनाची ऑफ 5 का। तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, जिस तरह आपने उस टाइम पे कहा था कि अगर हमारे पास आंसर नहीं आता इन दोनों को ऐड करने से, तो तब भी वो फिबोनाची नंबर नहीं होगा। तो 5 हैंस एक फिबोनाची नंबर है, बिकॉज हमने जब उसको डिवाइड किया सिक्वेंशली तो हमारे पास इसका आंसर सेम आया। तो यही कुछ विजुअलाइजेशन जो मैंने भी यहाँ पे की है वो नीचे हुई हुई है, कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको डिराइव किया है। यहाँ से हमारे पास 1 निकला था यहाँ पे। ठीक है। 1+1 अगेन 2 आया। 2+1 हमारे पास 3 आया।
और सिमिलरली 3+2 हमारे पास यहाँ पे 5 आंसर हमारे पास निकल आया था। तो इसका ये छोटा सा सिंपल सा कोड था जो यहाँ पे आ रहा है कि हम पहले हमने लोगों ने बेस केस को लिखा कि अगर 0 और 1 का फाइंड आउट करने के लिए आता है तो हम लोग रिटर्न कर जाएंगे n, वही 0 या 1, और वरना वो एल्स में चला जाएगा, पहले फिबोनाची ऑफ n-1 को लेके आएगा, फिर फिबोनाची ऑफ n-2 को लेकर आएगा। तो 2 रिकर्सिव कॉल्स हमारे पास यहाँ पे हो रही हैं, तो इसलिए ये मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स का जो है वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो होप सो आपको ये क्लियर होगा कि एक सिंगल रिकर्सिव कॉल किस तरह से होती है और मल्टीपल रिकर्सिव कॉल किस तरह से होती है। ये काफ़ी कॉन्सेप्ट हेल्पफुल है। आगे जाके जब हम लोग ट्रीज पे पढ़ेंगे, तो ट्रीज में जब ट्रेवर्सल हम लोग करते हैं इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, अक्सर हम लोग इस तरह कर रहे होते हैं कि पहले हम लोग लेफ्ट साइड को ट्रेवर्स कर लेते हैं सारी, फिर हम लोग राइट साइड को ट्रेवर्स कर लेते हैं सारी, फिर दोनों का जो भी आंसर आता है उसको ऐड सबट्रैक्ट करके हम लोग अपने फाइनल आंसर पे पहुंचते हैं। तो ये रिकर्जन ट्रीज की प्रॉब्लम में और ग्राफ्स की प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, बिकॉज हमने बैक ट्रैक करके वापस आना होता है, तो हम लोग हमारे पास स्टैक के अंदर उसका सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है कि हम कब कौन से फंक्शन पे गए और उस टाइम पे वेरिएबल्स की क्या वैल्यूज थी। अगर हम लोग यहाँ पे आइट्रेशन यूज करें ट्री के ट्रेवर्सल के अंदर, तो ना हम लोग उसमें ट्रैक रख रहे हैं, वो ट्रैक रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हम कितने वेरिएबल्स बनाएंगे ट्रैक रखने के लिए। तो वो इसलिए फिर हम ट्रीज की प्रॉब्लम में लूप्स को यूज़ नहीं करते, आइट्रेशन को यूज़ नहीं करते, हम लोग रिकर्जन को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास चीज़ों का ट्रैक रह सके। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, और इसका रिकर्जन हम क्यों पढ़ रहे हैं वो समझ में आया आपको? यस सर, ग्रेट एक्सप्लेनेशन सर, समझ में आ गया सर। सर अच्छा लेकिन मतलब मेरे हाँ जी रिकर्जन में रिकर्जन में तो हम मतलब के मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं ना, तो उससे तो हमारी मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी, तो मतलब के इटरेशन में इस तरह से नहीं होता, तो जी हमें इन मैम, चीजों का भी तो ख्याल रखना होता है फिर। वही जिस तरह मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किया था कि हम यूज केस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर आपने सिर्फ खाली एक दफ़ा ट्रेवर्स करना है अरे को और आपको मतलब नहीं है कि पीछे क्या वैल्यूज हैं, तो वहाँ पर आइट्रेशन ही यूज करते हैं। लेकिन ट्री के केस में हमें वैल्यूज का पता होना लाजमी होता है, हमने वापस रूट की तरफ आना होता है बैक ट्रैक करके। तो स्पेस बेशक यूटिलाइज हो रही है वहाँ पे, लेकिन हमारी प्रॉब्लम उस तरह से नहीं सॉल्व हो सकती बगैर इसके स्पेस को यूज किए। तो सर ये डिपेंड्स सारा अपॉन ट्री द जी आप कंप्लीट करके जी सर इसके अंदर अब हम अगर ये देखें जैसे 5 को हमने जब उसको नोड को किया तो वो 4-3 में आई, लेकिन जब भी हम नीचे तक गए तो ऑलरेडी जैसे 2 में गए हैं तो हमारे पास फिबोनाची ऑफ 2 के साथ जब हमारा हमने 1 और 0 को कैलकुलेट कर दिया, तो हम ऐसा इसमें ये नहीं हो रहा कि जैसे मल्टीपल टाइम सेम चीज रिपीट हो रही है, तो इसको हम कहीं से कर सकते हैं कम, कि जैसे अगर हमारे पास 3 और 2 को की जो फर्दर थी, तो 3 में हमने जब 3 को ही फर्दर किया तो हमारे पास 2 और 1 आ गया, लेकिन फिबोनाची ऑफ 2 में हम फिर दोबारा से 1 और 0 उसका फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे डुप्लीकेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं किसी चीज़ से, या ये करना ही करना पड़ेगा? जी मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। वो इस तरह से कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है मेमोराइजेशन का, वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। उसमें हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग में वो डिस्कस करते हैं। उसमें ये होता है कि हम लोग ना अपने पास ट्रैक रख लेते हैं कि अगर आपने बिल्कुल ये चीज़ आइडेंटिफाई अच्छी की है कि हम लोग 3 का यहाँ पे ऑलरेडी पूरा एक आंसर निकाल चुके हैं कि फिबोनाची ऑफ 3 क्या है, लेकिन जब हम राइट साइड पे आते हैं हम फिर वही सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं फिबोनाची ऑफ 3 निकालने के लिए। तो हमारे पास इससे जाहिर सी बात है स्पेस भी डबल हो रही है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट है मेमोराइजेशन का जिसके थ्रू हम लोग ये निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है इसलिए उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन इसका ओके हल सर। है। और वो मज़ीद ठीक। जब हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो वो तब हम लोग यूज़ करते हैं। बट सर मेरा ये सर क्वेश्चन है कि ये जरूरी नहीं है। सर जरा ऊपर कीजिएगा, ये फिबोनाची रिकर्सिव कॉल, सॉरी कॉल ट्री, ये इसी पर ही रखें
कि मुझे ये पूछना था कि बेशक इसको हम चाहेंगे कि थोड़ा ऑप्टिमाइज हो, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आई मीन जाहिर है कि ये कहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, तो ये जो रिकर्सिव कॉल ट्री है, तो ये जरूरी भी तो हो सकता है ना कुछ केसेस में, तभी तो ये पूरा ट्री बना है, पूरा एक ट्री इसकी फॉर्मेशन हुई है। कोई वजह, कोई आई मीन कोई नीड रिक्वायरमेंट थी, तभी ये पूरा ट्री जो है ये फॉर्मेट हुआ है, बनाया गया है, तभी इसको सीखा जा रहा है। तो जी ये मैम। जरूरी नहीं, जरूरी भी तो होगा। नहीं, जब आपने क्या ऑप्टिमाइजेशन की बात करी कि ऑप्टिमाइजेशन नहीं ना सर, करें? नहीं सर, नहीं सर, ये पूरा ट्री है, इसको भी तो हमें पढ़ना क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कुछ यूज केसेस में इसका भी होता होगा इस्तेमाल, राइट? यस मैम, एक तो ये विजुअली इजी है और देखना हमारे लिए, बिकॉज अभी तो हम लोग सिर्फ ये छोटे छोटे नंबर्स का निकाल रहे हैं तो हम इसको बना रहे हैं। जब नंबर ये बहुत एक्सीड कर जाते हैं, लाखों में चले जाते हैं, इस तरह ग्राफ्स हैं। अगर हम एग्जांपल लें मैम, फेसबुक की एग्जांपल ले लें, में मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। मिलियंस ऑफ यूजर्स में हम लोग बेसिकली जब फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा होता है। तो उसके अंदर भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ट्रीज को ही यूज कर रहे होते हैं, ग्राफ्स को अपने को विजुअली देखने के लिए। तो जरूरी होता है विजुअली, हम लोग इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, इसलिए मे बी। सर जो मैम ने कहा कि इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या इसकी थोड़ी कम कर सकते हैं, तो जस्ट फॉर द नॉलेज, वो तो जाहिर है आप सही कह रहे हैं कि वो आगे एडवांस उसमें डायनामिक कोडिंग उसमें पढ़ेंगे, जो आपने मेमोराइजेशन का नाम लिया, वो इसको ऑप्टिमाइज करने के काम आता है। यस मैम, मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये होता है कि जब एक दफा हम लोग कोई आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको हम सेव कर लेते हैं अपने पास, ताकि जब नेक्स्ट हमारे पास सेम प्रॉब्लम अकर हो। देखें, एक बड़ी प्रॉब्लम थी फिबोनाची ऑफ 5 कैलकुलेट करना, फिर उससे छोटी प्रॉब्लम थी फिबोनाची ऑफ 4 कैलकुलेट करना, फिर फिबोनाची ऑफ 3 उससे छोटी थी। तो जब छोटी प्रॉब्लम का आंसर हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको हम सेव कर लेंगे। जब दोबारा यहाँ पे हमें 3 का कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा से पूरा ट्री नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम देखेंगे हमारे पास ऑलरेडी वो प्रॉब्लम का आंसर है, जो कि 2 आया था, वो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो वो एक इस तरह से काम सर करता है। थैंक यू। अगर हमने स्मॉल प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना है तो फिर हम मतलब इस पे क्यों जा रहे हैं, तो हम सिंपली फिर इटरेशन ही ले सकते हैं। आइट्रेशन में स्टैक मेंटेन नहीं होगा, हमें बैक ट्रैक नहीं कर सकेंगे। आप बैक ट्रैक किस तरह से मीन्स के करेंगे? मैं कह रही हूँ ना कि मतलब आप कह रहे हैं ना कि लॉन्ग प्रॉब्लम जिस तरह आए हमारे पास, तो उसके लिए हम मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो हमने अगर स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो उसके लिए इटरेशन ही ज्यादा बेस्ट रहेगी, उसके मतलब स्मॉल प्रॉब्लम में तो उसका रहेगा ना हमारे पास, ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ रहेगी। लेकिन वो छोटी इनपुट के लिए आप कर सकती हैं, लार्ज इनपुट्स के लिए अगेन वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी मजीद ओके, अगर एक्सप्लेनेशन थैंक किसी और को आइडिया है तो वो दे दें। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा लार्ज इनपुट्स के लिए, इसलिए फिर हम लोग रिकर्सिव ही अप्रोच को यूज करेंगे। अच्छा, थैंक यू। इसके बाद हमारे पास इसकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का छोटा सा टॉपिक है। वैसे तो हम लोग वो पढ़ चुके हैं, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है सेम चीज ही। तो हम लोग एक दफा उसको देख लेते हैं कि किस तरह से स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग एक रिकर्सिव कोड की निकाल रहे होते हैं। इस तरह हमने नेस्टेड बॉक्सेस देखे थे कि एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स था, उसके अंदर फिर उसको भी जब खोलते थे मजीद एक बॉक्स है, तो वो भी एक रिकर्जन है। और नेस्टेड बॉक्स का बेस केस क्या होगा? सबसे छोटा बॉक्स है, हम वहां पे जाके स्टॉप कर जाते हैं। हम कहते हैं ठीक है, सबसे छोटा बॉक्स एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट पे एक छोटा सा बॉक्स बचता है। उसके बाद हम लोग उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई बॉक्स बचता नहीं है। तो अब उस चीज के लिए हमारे पास टाइम कितना लगा हमें,
टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स, कितने हमारे पास बॉक्सेस थे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 बॉक्सेस थे तो 10 हमारे पास बॉक्सेस लगे हैं, ठीक है। यानी कि ये n ही हो गया हमारे पास, एक तरह से जितने बॉक्सेस थे उतनी ही हमारे पास क्या कहते हैं रिकर्सिव कॉल्स गई। और उसके बाद वर्क कितना डन हुआ, वर्क हमारे पास बॉक्सेस सिर्फ हमने खोले हैं और कुछ भी नहीं किया, तो वो कांस्टेंट ही हम लोग उसको काउंट कर लेते हैं। तो इस केस के अंदर अगर नेस्टेड बॉक्सेस की एग्जांपल लें तो हमारे पास जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो बिग O ऑफ n ही होगी। यानी कि जितने बॉक्सेस थे उतने टाइम्स हम लोगों ने उसको ओपन किया। ये जस्ट इसका छोटा सा एक फॉर्मूला है कि जितनी टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स हम लोग देख यूज करेंगे और हर कॉल के अंदर वर्क कितना परफॉर्म हो रहा है। और अगर हम इसकी एग्जांपल लें फैक्टोरियल के साथ, अब कोई मुझे यहाँ पे बता दे कि अगर हमने n का फैक्टोरियल निकालना है सॉरी तो हमारे सर। पास कितनी सॉरी सर। कॉल्स। जी मैम। सर ये फेबोनाची से हम फैक्टोरियल रिकर्शन पे क्यों आ गए? मैं समझा नहीं। सर सॉरी। ये अभी आपने फेबोनाची के बाद ये जो रिकर्जन आप पढ़ा रहे हैं सर। जी जी मैम, ये रिकर्जन की स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा ओके। ओके। फिबोनाची की भी टाइम और स्पेस निकालेंगे, लेकिन वो मल्टीपल, वो बेसिकली हमने पहले सिंगल रिकर्सिव कॉल पढ़ी थी फिबोनाची फैक्टोरियल के अंदर। हमने फैक्टोरियल का कोड लिखा था, उसकी जी स्पेस एंड जी टाइम हाँ। कॉम्प्लेक्सिटी अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ठीक है सिंगल सर। रिकर्जन कॉल थी, लेकिन वो जो था उसमें मल्टीपल रिकर्सिव कॉल है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट होगी। तो हम लोग इसलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे कि कितनी कॉल्स लगेंगी किसी भी n नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। 10 कॉल्स लगेंगे। n कॉल्स लगेंगी बिल्कुल। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो n होगा। और हर कॉल में वर्क कितना हो रहा है इस पूरे फंक्शन के अंदर, हम लोग काम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो मल्टीप्लिकेशन का एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। हमने ये चेक करना होता है कि कितनी कॉल्स हैं और हर कॉल के अंदर कितना वर्क परफॉर्म हो रहा है, कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो इस पूरे कोड के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और वो है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का जो काम होता है वो बिग O ऑफ 1 में होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास यहाँ से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई n k। तो हम लोग कांस्टेंट को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। अगर हम लोग इसको बिग O ऑफ n इंटू के अगर हम लिखें तो कांस्टेंट हमारे पास इग्नोर हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो बिग O ऑफ n ही निकलेगी। तो इस तरह से हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं किसी भी रिकर्सिव कोड की। अगर यहाँ पे कोई हमारे पास लूप लगा होता है, उसके अंदर मजीद कोई कॉम्प्लेक्स सा कोड होता है, फिर हम उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो वो फिर उस तरह से हम लोग को निकालता है। टाइम और स्पेस बिल्कुल सेम उस तरह कैलकुलेट होती है जिस तरह इटरेटिव कोड की होती है। बट फॉर्मूला आपने ये यूज करना होता है कि कितनी कॉल्स हुई हैं और हर कॉल में क्या वर्क जो है वो परफॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी निकल के आती है। ये देखें, अगर आपने फैक्टोरियल ऑफ 4 कैलकुलेट करना है, ये नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स की मैं बात कर रहा हूँ, 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है अपना, तो आप पहले 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर 1 का, फिर 0 का। तो 4 कॉल्स हमारे पास गई हैं और हमारे पास n की वैल्यू भी 4 है। तो 4 रिकर्सिव कॉल्स और हर कॉल में हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लाई होता है और वो रिटर्न कर जाता है। तो इसलिए इसकी हमारे पास जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो स्टैक यूज कर रहे हैं हम, इसके अंदर एक कॉल स्टैक पूरा मेंटेन होता है हमारे पास। जितनी भी हमारे पास क्या कहते हैं कॉल्स जा रही हैं उसका एक स्टैक मेंटेन हो रहा है। तो कितनी कॉल्स, जितनी कॉल्स जाएंगी उतनी स्टैक की लेंथ होगी। तो इसीलिए क्या कहते हैं हमारे पास जो मैक्सिमम डेप्थ होती है एक स्टैक की, वो ही हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी। बिकॉज एक सिंगल स्टैक यूज हो रहा है तो बिग O ऑफ n ही इसकी जो है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है।
तो इस तरह से हम इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। ये सिंपल फंक्शन की स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। होप सो ये यहाँ तक क्लियर हो। किसी का इसमें क्वेश्चन है तो हम उसको देख लेते हैं। आपने बस एक ये फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मूला आपने बस याद कर लिया, उसके बाद फंक्शन आपके पास गिवन है। आप लाइन बाय लाइन इसको चेक करें कि कितना यहाँ पे वर्क परफॉर्म हो रहा है, और बस इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल आएगी। सर आप यहाँ पे हैं? सर कासिम? यस सर। सर हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है तो हम एक क्वेश्चन कर लें। जी जी। छोटा सा क्वेश्चन ही है वो। आप स्क्रीन शेयर करें। यस सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है क्लाइंबिंग स्टेयर्स लीड कोड का। तो जैसे अभी हमने ये फिबोनाची सीरीज़ का देखा है ना, कि इसमें एक हमने ये बेस केस लगाया। फिबोनाची सीरीज़ ये है, फिबोनाची सीरीज़ के स्टार्ट पे 0 और फिर 1, और इन दोनों का सम इसके बाद वाला आता है। अगर हमने इसके नेक्स्ट वाला नंबर जनरेट करना है तो जो प्रीवियसली 2 नंबर्स हैं ना, उनका सम करना है। ये तो थी सिंपल प्रॉब्लम जो अभी हमने देखी है, लीड कोड 509। और ये इसका कोड था कि अगर तो इसका बेस केस इसमें अगर तो नंबर 0 है तो ये 0 रिटर्न कर देगा, अगर तो 1 है तो 1 रिटर्न कर देगा, यानी कि ये इन दोनों को हैंडल कर रहा है। और उसके बाद क्या है, अगर तो उसके बाद का नंबर ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, n-1 और n-2, और इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो वही जो अभी सर ने हमें एक ट्री दिखाया था, कि इस तरह का एक ट्री होगा। जैसे 4 है, 4 ने कॉल की 3 को और 2 को, यानी कि 4-1 और 4-2। और फिर इसने फर्दर आगे 2 ने क्या किया, 2-1 और 2-2 इन इन फंक्शन को कॉल किया। और ये जो रिटर्न करेंगे, ये दो थे, इसने रिटर्न किया, इसने 0 और इसने 1, ये दोनों सम अप होके इधर आ गया 1। और ये जो 3 था, 3 ने आगे फंक्शन को कॉल किया 2 को और 1 को। और 1 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, 1 हमारा बेस केस था इधर जैसे ये। तो इसने 1 रिटर्न कर दिया, और ये इधर भी 1। ये जो 2 फंक्शन था, इसने 2-1 और 2-2 इन इस फंक्शन को कॉल किया, तो यानी कि 1 और 0 इन दोनों फंक्शन को कॉल गई। तो सिंपल अगर आप इनको सम अप करते जाएंगे तो सेम यही जो क्वेश्चन है ना, ये अभी हमने देख लिया है। यही क्वेश्चन ये है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। सिर्फ उन्होंने क्या किया है, इसकी जो स्टेटमेंट है ना, इसको चेंज कर दिया है। यू आर क्लाइंबिंग ए स्टेयरकेस, इट टेक्स एन स्टेप्स टू रीच द टॉप। ये भी 12 AM वाले सेशन में जो कल हुआ था, उसमें भी एक सर ने प्रेजेंट किया था। ईच टाइम यू कैन आइदर क्लाइंब 1 और 2 स्टेप्स, इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट वेज यू कैन क्लाइंब टू द टॉप। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास ना n स्टेयर्स होंगी। जैसे 1, 2, लेट से 3 है, तो हम या तो एक स्टेप एट ए टाइम ले सकते हैं या 2 स्टेप ले सकते हैं। तो अगर हमने ये 3 सीढ़ियाँ, इन 3 सीढ़ियों पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास एक तरीका ये है, हमने एक स्टेप लिया, फिर एक स्टेप लिया, फिर एक स्टेप लिया। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, कि पहले हमने डबल स्टेप लिया, फिर हमने एक स्टेप लिया। तो एक तरीका ये था। अच्छा, एक तीसरा तरीका ये है, पहले हमने एक स्टेप लिया, फिर हमने डबल स्टेप लिया। तो यही तरीके थे कि एट अ टाइम या तो हम एक स्टेप ले सकते हैं या हम 2 स्टेप ले सकते हैं। तो आप कोई भी अगर वे निकालें कि ये एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, हम एक एक स्टेप लेके पहुँचे, तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका ये था कि हमने पहले 2 स्टेप ले लिए, फिर एक स्टेप ले लिया, या फिर हमने पहले एक स्टेप लिया, फिर 2 स्टेप लिए। तो जैसे
इधर भी अगर हम इस सीक्वेंस को जनरेट करें ना, कि अगर तो हमारे पास एक स्टेट है, लेट्स से एक स्टेट है, तो क्या स्टेप होगा, हम एक एक स्टेट है तो हम क्या करेंगे, एक ही स्टेप ले सकते हैं एट ए टाइम, दो स्टेप तो नहीं ले सकते क्योंकि स्टेट ही एक है। अगर स्टेट है दो, तो दो स्टेट के लिए हमारे पास कितने वेज बनते हैं, या तो हम डायरेक्ट टू वाला स्टेप ले सकते हैं, या हम एक स्टेप और एक स्टेप, तो दो। इसके टू तो वेज हो गए। हाँ जी। जी टू वेज हो गए ना। इसी तरह अब इसके नेक्स्ट वाला जनरेट कैसे होगा, वो इन दोनों का सम हो जाएगा। ये भी फिबोनाची सीरीज ही बन रही है। तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे ये थ्री वाला हमने देखा था, तो इसमें थ्री वेज बन रहे थे। तो सेम ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम अगर ये देखें, हमारे पास क्या है, उन्होंने हमें इनपुट में एक इंटीजर दिया है n इज इक्वल टू टू, और हमने आउटपुट में बताना है कि कितने स्टेप्स लग सकते हैं, कितने वेज हैं उधर तक जाने में। जैसे देर आर टू वेज टू क्लाइम द टॉप, अगर तो दो स्टेयर्स हैं, तो या तो हम एक एक का स्टेप लेके जाएंगे, या डायरेक्ट हम टू का स्टेप लेके जाएंगे और टू तक पहुंच जाएंगे। तो हमने टू रिटर्न करना है, इंटीजर रिटर्न करना है। अगर थ्री है तो थ्री तक जाने के लिए हमें थ्री स्टेप लेने पड़ेंगे, थ्री वेज निकल सकते हैं। जैसे ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया है कि या तो हम वन 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 का स्टेप लेके चले जाएं, या हम पहले एक स्टेप और फिर दो स्टेप, या पहले दो स्टेप और फिर एक स्टेप। तो ये तीन स्टेप्स निकल आए और वो उनको उसको हमने रिटर्न कर दिया। और इसी वेज को अगर हम लेके चलें तो ये फिबोनाची सीक्वेंस है। अगर हम नेक्स्ट को जन का देखें तो प्रीवियस पिछले दो का सम हो जाएगा, उसके नेक्स्ट को देखें पिछले दो का सम हो जाएगा। तो ये इसका कोड है कि अच्छा, हमारे पास अब बेस केस इसमें क्या होगा कि या तो हमारे पास जब सबसे मिनिमम क्या होगा कि हमारे पास एक ही स्टेप होगा, इससे नीचे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हम इसमें एक ज़ीरो इसलिए रख देंगे कि हमारे पास उन्होंने कंस्ट्रेंट में कहा है कि जो इनपुट है ना, ये कंस्ट्रेंट में देखें वन है, तो हम अगर पिछला स्टेप देखें तो ये माइनस में वैल्यू जा सकती है, कह लें कि इसमें ज़ीरो में जा सकती है। तो इसलिए हम इसका ना एक ये ज़ीरो रख देंगे एक बेस केस, ताकि अगर तो ज़ीरो है, हम ना माइनस करके देखेंगे n-1 और n-2। तो अगर तो वैल्यू ज़ीरो या वन के इक्वल जैसे ही हुई ना, तो हम वन रिटर्न कर देंगे। तो ये हमने इसीलिए बेस केस रखा था कि n इज़ इक्वल टू ज़ीरो या n इज़ इक्वल टू वन। बाकी इसका कोड यही सेम है कि हम दो रिकर्जन दो इसी फंक्शन को दो बार कॉल करेंगे, एक तो n-1 करके और एक n-2 करके। इसका ना इसका भी सेम वैसे ही ट्री स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखें, हम अब इसको करते हैं ड्राई रन। जैसे हमारे पास इनपुट है थ्री, अब हमने थ्री के लिए कॉल करना है, ये कोड है। और थ्री के लिए हमने जब इसको कॉल किया तो इसने क्या किया, इसने देखा क्या वो ज़ीरो है या वन है, नहीं, इसने दो फंक्शन को कॉल कर दिया, n-1 और n-2। n-1 3-1 आ जाएगा टू, और 3-2 आ जाएगा वन, यानी कि इसने दो फंक्शन को कॉल किया, एक ये वाला फंक्शन और एक ये वाला फंक्शन। अब इस फंक्शन ने देखा क्या ये बेस केस है, नहीं, तो इसने फर्दर इन इसको ना -1 में करके ये दो फंक्शन को कॉल चलाई, यानी कि 2-1 आएगा ये वाला फंक्शन, और इसने 2-2 किया तो इसको, यानी कि 2-2 ज़ीरो। इसने इन दोनों को इस फंक्शन को, और ये वाला जो फंक्शन है ये तो फर्दर डिवाइड हो भी नहीं सकता। ये हमारा बेस केस है, इसने रिटर्न किया वन, और ये जो दो फंक्शन इन्होंने वन वन रिटर्न किया, यानी कि अब इसने क्या किया, इनको सम कर दिया। ये जो टू वाला फंक्शन है ना, इसके पास अब दो रिजल्ट आएंगे, इसने इन दोनों को रिटर्न करना, इन दोनों का सम रिटर्न करना है। तब तक ये फंक्शन कुछ नहीं करेगा, ये हमारे पास स्टैक में स्टोर है। तो इस इन्होंने जो रिटर्न करना है ये इसका वेट करेगा कि ये दोनों क्या रिटर्न करते हैं, तब तक ये पड़ा रहेगा। अब इसने वन रिटर्न किया, इसने वन रिटर्न किया, इसके पास दो रिजल्ट आए, वन प्लस वन, इस वन और वन, इसने रिटर्न कर दिया 1+1 2। अब ये दोनों तो अपना काम कर गए। अब इसके पास आउटपुट आई टू, और इसने वन रिटर्न कर दिया, इसने भी अपना काम कर दिया। अब इसके बाद इसके पास क्या आएगा, इसके पास एक तो टू आएगा इधर से, और वन आएगा इस फंक्शन से। तो ये क्या करेगा, ये उनको सम करके ना रिटर्न कर देगा थ्री। तो ये हमारा आंसर है।
तो ये भी सेम वैसे ही है, फिबोनाची सीक्वेंस की तरह ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर ही हैं। इसका कोड ये, इसमें बस बेस केस का थोड़ा सा डिफरेंस है कि फिबोनाची सीक्वेंस में तो ये है कि अगर तो ज़ीरो है तो हमने ज़ीरो ही, हमें पता है कि ज़ीरो और वन इनके स्टेप्स तो डिफाइन थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया था, क्योंकि इसमें उन्होंने स्टेयर्स का कह दिया था और वैल्यू स्टार्ट होनी थी वन से। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है? इसका आइटरेटिव सॉल्यूशन भी थे, लेकिन रिकर्जन के थ्रू हम कर रहे हैं, वो ज़्यादा वैसे ऑप्टिमाइज थे। सर वो ऑप्टिमाइज्ड इस तरह से थे कि छोटा था हमारे पास इनपुट। सर वो ऑप्टिमाइज इस तरह से थे कि हम ना उनमें आइटरेटिव अप्रोच यूज़ कर रहे थे, और ये जो, मुझे अगर इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालें तो, क्योंकि टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बेस पर ही हमने कहना है ना कि ये ऑप्टिमाइज थे, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर निकालें तो क्या निकलेगी सर? तो नंबर ऑफ इसकी स्टेप्स तो एन ही निकलेगी कि नहीं? नहीं, इसकी आप दो दफा कॉल कर रहे हैं तो इसकी 2 की पावर n निकलेगी। या इसकी ना हम चैट जीपीटी से भी पूछ लेते हैं कि एग्जैक्ट हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दे। हाँ 2n जी सर, निकलेगी, क्योंकि देखिए। ये तो पता होता है कि दो इसकी टू रेज टू पावर एन होती है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि हमने दो दो का कंपेयर करना होता है ना, दो दो नंबर्स को लेना होता है और फिर उसके उतने ही कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं, शायद इस वजह से इसकी टू रेज टू पावर एन बन जाती है। बिल्कुल, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी 2 की पावर n है, ऐसे ही है। और स्पेस n ही बनेगी, बिकॉज वो कॉल स्टैक बिग ऑफ n तक ही जाएगा इस तो। जी, इसकी स्पेस एन है ना, और आइटरेटिव में ये होता है कि हम ना वेरिएबल बना रहे हैं दो, और इस वजह से ना उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट में चली जाती है। सही हो गया, ठीक हो गया। चले, हमारे सेशन का टाइम भी एंड हो रहा है अभी। होप कल सो हम आपको मर्ज स्टैक बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मर्ज स्टैक, मर्ज सॉर्ट। ओ सॉरी सॉरी, जी जी, मर्ज सॉर्ट। जी हाँ, वो भी डिवाइड एंड conquer के उसके ऊपर अप्रोच के ऊपर चलता है, सही है। उसमें भी रिकर्सिव ट्री ही बनेगा हमारे पास। जी सर, उसमें भी रिकर्सिव ट्री है। सर सर फिर अली, कोड मैं शेयर कर दीजिएगा। आपसे बात करना था। जी मैम। सर आपकी अली, सर अली और जो है सर, क्या नाम है दूसरे सर, क्या नाम था, भूल जाता मुझे। कासिम। हाँ सर, कासिम सर, आप ये जब बनाते हैं स्लाइड्स वगैरह, तो आप इसके लिए मटेरियल क्या कंसल्ट करते हैं? कोई स्पेसिफिक वेबसाइट है या क्या मटेरियल कहाँ से आप सर्च मैम करते पूरा हैं? इंटरनेट, जहाँ से जो इजीली एक्सप्लेनेबल मटेरियल मिल जाए ना, वो मैं सर। बेसिकली यूज करता हूँ। मैं मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि विजुअली जो है, जब चीज़ें नज़र आती हैं स्लाइड्स के अंदर, तब समझना इजी होता है। तो हम्म। उसके लिए फिर काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स हंट करनी पड़ती है, वो इंटरनेट पे मिल जाती हैं आपको। टाइम लगता है उसमें भी। दूसरा तरीका तो ये है कि मैं बैठूं स्लाइड्स बनाने और पूरा दिन लगा दूं स्लाइड्स बनाने में, तो वो मैं खुद भी बर्न आउट हो जाऊंगा और क्या कहते हैं, फ़ायदा नहीं होगा उसका। इसका अच्छा तरीका ये होता है कि आप गूगल पे सर्च करें, अपना टॉपिक लिखें और उसके आगे लिखें फाइल टाइप कॉलन, ये स्ट्रेटेजी यूज़ करें। फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ पीपीटी कुछ भी आप लिखें तो आपको उससे रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ्स हैं या जितनी भी पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो स्लाइड्स तो इस तरह से निकाल लेते हैं, बाकी समझ के कुछ जो एक्सॉली ड्रॉ है, वाइट बोर्ड है, उसके ऊपर खुद से लिख लेते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, वेरी गुड सेशन। यू आर वेलकम मैम, बस आप लोग इस तरह आते रहें, पार्टिसिपेट करते रहें, तो सेशन और अच्छा हो जाएगा। तो जब पार्टिसिपेंट्स इंगेज करते हैं तो काफ़ी बड़ा पता भी चलता है, हम बोल रहे हैं तो फायदा हो रहा है, किसी को समझ तो आ रहा है एटलीस्ट। जी वरना सर, वाह। वही क्लास वाला अगर यहाँ पे हो सिस्टम एनवायरनमेंट, तो टीचर आके बोल के पढ़ा के चला दे, किसी को समझ भी ना आए, फायदा नहीं होता। चलें अच्छा ठीक है, मैम, टाइम एक और सेशन का। अनाउंसमेंट थी। सर जी एक सर। मिनट, अगर मैम आपने प्रेजेंट करना है ना, तो
कल तो मर्ज सॉर्ट वगैरह हम कर लेंगे, उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे ये 2 फ्री डेज हैं, आप थर्सडे को भी प्रेजेंट कर सकती हैं, क्योंकि हमने जो कवर करना था वो ऑलमोस्ट कवर है, सिर्फ मर्ज सॉर्ट रहता है हमारा। अच्छा, ओके सर, ओके, दैट्स वेरी गुड सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।